हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एंड आई एम योर टीचर इंजीनियर प्रवीण कुमार बागड़े। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का 3rd नंबर का टॉपिक लुसेंट बुक से। तो दोस्तों, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं गैसों का आचरण। इसके पहले प्रीवियस वीडियो में मैंने केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन और सेकेंड लेक्चर में दोस्तों आपको मैंने केमिस्ट्री के बारे में पढ़ाया है। तो सेकेंड लेक्चर जो था दोस्तों परमाणु संरचना, मैंने आपको बता दिया है। तो दोस्तों, अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ हमारे प्लेलिस्ट में जाकर हमारे वीडियोस को देख सकते हैं। तो दोस्तों, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज की अपनी कहानी। लेट्स स्टार्ट नाउ। दोस्तों, आज मैं आपको द बिहेवियर ऑफ गैसेस के बारे में बताने वाला हूं। तो दोस्तों, गैसें क्या होती है, तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि गैस जो होती है दोस्तों, वो किसी भी पदार्थ का चौथा आधारभूत अवस्था होती है। और एक प्योर गैस जो होती है दोस्तों, वो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनी होती है। और एक गैस जो होती है दोस्तों, वो शुद्ध हवा का मिश्रण होती है। कंटेन्स ए वैरायटी ऑफ प्योर गैसेस, मतलब कि उसमें बहुत सारी शुद्ध गैसों का मिश्रण जो होती है उसे हवा या एयर कहा जाता है। तो दोस्तों, गैस इज वन ऑफ द 4 फंडामेंटल स्टेट ऑफ मैटर एंड ए प्योर गैस मे बी मेड अप ऑफ इंडिविजुअल आइटम्स। ए गैस मिक्सचर सच एज एयर कंटेन्स ए वैरायटी ऑफ प्योर गैसेस। इसके बाद में दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि गैस की प्रकृति और व्यवहार और आचरण को समझने के लिए विभिन्न वैज्ञानिकों ने विभिन्न नियमों को प्रतिपादित किया, जिससे रिलेटेड बहुत से एग्जाम्स में, कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में, वनडे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि दोस्तों बॉयल लॉ, चार्ल्स लॉ, ये जो होते हैं दोस्तों कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो मैं आपको बॉयल लॉ के बारे में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, बॉयल का लॉ क्या था? बॉयल ने गैस की प्रकृति को समझने के लिए एक प्रयोग किया और उसने क्या पता किया, तो देखते हैं दोस्तों। स्थिर ताप पर यानी कि एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके दाब का व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब यह है दोस्तों, इसको अगर हम मैथमेटिकल इक्वेशन में देखें तो स्थिर ताप पर किसी गैस के नियत आयतन की उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब यह होता है दोस्तों कि किसी भी गैस पर जो हम दाब लगाते हैं, प्रेशर इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम। मतलब कि दोस्तों किसी गैस पर लगाया गया प्रेशर उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सॉरी दोस्तों, किसी गैस पर लगाया गया जो दाब होता है वो उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर हम इसको दोस्तों सिंप्लीफाई करें तो हमको इस बात का पता लगेगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर टेम्परेचर को क्या कर दिया गया है, कांस्टेंट कर दिया गया है। तो दोस्तों टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसका मतलब यह है कि तापमान जो है वो स्थिर है और किसी गैस का जो आयतन है वो उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब कि दाब अगर आप बढ़ाओगे तो उसका आयतन क्या होगा दोस्तों, घटते जाएगा। दाब बढ़ेगा तो आयतन घटेगा, क्योंकि ये इनवर्स प्रोपोर्शनल टू है। इसके अलावा दोस्तों अगर आयतन को आप बढ़ाओगे तो दाब क्या होने लगेगा, घटेगा। तो यही इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बॉयल ने अपना लॉ दिया था दोस्तों कि स्थिर ताप पर गैस की नियत मात्रा का जो आयतन है उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब कि जब आप दाब को बढ़ाओगे दोस्तों तो आयतन क्या होगा, कम होगा, लेकिन दाब को कम करोगे तो आयतन क्या होगा, बढ़ने लगेगा। तो दोस्तों बॉयल लॉ कहता है कि स्थिर ताप पर गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। P इनवर्स प्रोपोर्शनल टू 1/V, यानी कि P इनवर्स प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो दोस्तों बॉयल्स लॉ को अगर हम इंग्लिश में बात करें तो बॉयल्स लॉ स्टेट दैट एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए ड्राई गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर। मोस्ट गैसेस बिहेवियर आइडियल गैसेस एट ए मॉडरेट प्रेशर एंड टेम्परेचर। मतलब कि दोस्तों ये जो बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ है ये आदर्श गैसों के लिए स्पेशली डिजाइन किए गए थे। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों चार्ल्स लॉ की। तो दोस्तों चार्ल्स लॉ पे स्विच करते हैं। चार्ल्स जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने भी गैस की प्रकृति को समझने के लिए एक अपना महत्वपूर्ण लॉ दिया था। कंपटीशन एग्जाम्स में पूछा जाता है कि स्थिर दाब पर किसी गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके परम ताप का सीधा अनुपाती होता है। परम ताप जो होता है दोस्तों वो 273 केल्विन होता है, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो चार्ल्स का लॉ क्या कहता है? तो दोस्तों चार्ल्स लॉ जो है, जैसे कि बॉयल लॉ और हम चार्ल्स लॉ की कंपेयर करें दोस्तों, तो चार्ल्स लॉ जो होता है इसमें दाब को स्थिर रखा जाता है और बॉयल लॉ जो होता है इसमें ताप को स्थिर रखा जाता है।
बॉयल लॉ जो होता है दोस्तों, इसमें टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाता है और चार्ल्स लॉ में दाब को कांस्टेंट रखा जाता है। तो इसमें गैस का जो आयतन होता है दोस्तों, वो ताप पर नियत करता है, मतलब कि ताप पर डिपेंड करता है। मतलब कि दोस्तों इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि किसी स्थिर दाब पर किसी गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके परम ताप का सीधा समानुपाती होता है। मतलब कि दोस्तों V इज प्रोपोर्शनल टू T। इसका मतलब यह है दोस्तों कि अगर आप किसी गैस का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका वॉल्यूम भी बढ़ता जाएगा। तो दोस्तों अब हम थोड़ा सा इसको इंग्लिश में समझ लेते हैं चार्ल्स लॉ को। तो चार्ल्स लॉ हिंदी में बोलता है कि किसी स्थिर दाब पर गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके दाब के समानुपाती होता है। और इसको अगर हम इंग्लिश में समझे दोस्तों तो चार्ल्स लॉ आल्सो नोन एज द लॉ ऑफ वॉल्यूम, इसे आयतन का नियम भी कहा जाता है दोस्तों। तो चार्ल्स लॉ इज एन एक्सपेरिमेंटल गैस लॉ दैट डिस्क्राइब्स हाउ गैसेस टेंड टू एक्सपांड व्हेन हीटेड। इसका मतलब यह है दोस्तों कि किसी गैस को जब गर्म किया जाता है तो उसके आयतन में क्या परिवर्तन होता है। ए मॉडर्न स्टेटमेंट ऑफ चार्ल्स लॉ इज, तो एक आधुनिक नियम क्या कहता है चार्ल्स का, व्हेन द प्रेशर ऑन ए सैंपल ऑफ ए ड्राई गैस, जब हम किसी साधारण गैस पर प्रेशर को अप्लाई करते हैं, इज हेल्ड कांस्टेंट, और जब आप उसमें दबाव को स्थिर रखते हैं, द केल्विन टेम्परेचर एंड द वॉल्यूम विल बी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। मतलब कि किसी गैस का परम शून्य ताप और उस गैस का आयतन समानुपाती होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों परम शून्य ताप के बारे में, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। तो कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर जो होता है दोस्तों, इसे -273 डिग्री सेल्सियस के रूप में भी जाना जा सकता है और इसे जीरो केल्विन भी कहा जाता है दोस्तों। तो परम शून्य ताप की डेफिनेशन होती है कि शून्य केल्विन के तापमान को परम शून्य तापमान कहा जाता है, या फिर -273 डिग्री सेल्सियस के तापमान को परम शून्य ताप कहा जाता है। -273 डिग्री सेल्सियस या जीरो केल्विन, केल्विन में डिग्री नहीं लगती है दोस्तों। तो -273 सेल्सियस को परम शून्य ताप कहा जाता है, या एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहा जाता है, या जीरो केल्विन को एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहा जाता है दोस्तों। और एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर क्या होता है कि सैद्धांतिक रूप से इस ताप पर सभी गैसों का आयतन क्या हो जाता है दोस्तों, शून्य हो जाता है। तो दोस्तों परम शून्य ताप की हम डेफिनेशन इंग्लिश में देख लेते हैं। 8 जीरो केल्विन द पार्टिकल्स स्टॉप मूविंग एंड ऑल डिसऑर्डर डिसअपियर्स, thus heating can be cooler than absolute zero on the Kelvin scale। इसका मतलब यह है दोस्तों कि परम शून्य ताप पर सभी गैसों का आयतन शून्य हो जाता है और उसका जो परम शून्य ताप होता है उसके आयतन के समानुपाती होता है। इसके बाद में दोस्तों मैं आपको एवोगैड्रो के नियम के बारे में बताने वाला हूं। तो दोस्तों एवोगैड्रो का नियम क्या कहता है दोस्तों, डिस्कस करते हैं एवोगैड्रो के नियम पर। एवोगैड्रो नामक साइंटिस्ट ने भी गैसों के प्रकृति या बिहेवियर को समझने के लिए एक नियम दिया था, तो उस पर डिस्कस करते हैं। समान ताप एवं दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। मतलब दोस्तों एवोगैड्रो के अनुसार अगर तापमान और दबाव समान हो तो सभी गैसों के आयतन में अणुओं की संख्या क्या होती है, समान होती है। इसके आगे इसका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है दोस्तों, समान ताप व दाब पर विभिन्न गैसों के 1 ग्राम अणु का आयतन 22.4 लीटर होता है तथा 22.4 लीटर में 6.022 इंटू 10⁻23 यानी 6.022 गुणित 6.022 गुणित 10⁻23 अणु होते हैं दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों एक नोट पॉइंट है, हम इस पर डिस्कस करेंगे। आदर्श गैस की ऊर्जा मोल की संख्या पर निर्भर करती है। तो कंपटीशन एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है दोस्तों कि आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है। तो फॉर काइंड ऑफ योर इन्फॉर्मेशन मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, द एनर्जी ऑफ आइडियल गैसेस इज डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अवस्था समीकरण के ऊपर। तो अवस्था समीकरण क्या कहता है, तो दोस्तों अवस्था समीकरण जो होता है इसे PV = nRT कहा जाता है, जहां पे R जो होता है एक मोलर स्थिरांक होता है। जो मोलर स्थिरांक होता है दोस्तों वो R होता है। तो कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि इसे गैस समीकरण भी कहा जाता है दोस्तों। गैस समीकरण में मोलर स्थिरांक कौन होता है या R क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पर P जो है वो प्रेशर को इंडिकेट कर रहा है, V जो है वो गैस के
वॉल्यूम को इंडिकेट कर रहा है, एन जो है दोस्तों वो मोल की संख्या को इंडिकेट कर रहा है, और आर जो है दोस्तों वो एक प्रकार का स्थिरांक है या कांस्टेंट है, एंड टी जो है दोस्तों वो एक प्रकार का गैस के लिए। तो दोस्तों एक गैस का समीकरण कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, जो हमने परम शून्य ताप, जो हमने गैस के लिए चार्ल्स का नियम पढ़ा कि P इज प्रोपोर्शनल टू 1/v, एंड दोस्तों हमने पढ़ा V इज प्रोपोर्शनल टू T। तो दोस्तों इन दोनों को जब हमने कंबाइन किया तो इस तरह से दोस्तों ये इन दोनों चार्ल्स लॉ और बायल लॉ से ही दोस्तों ये गैस समीकरण की उत्पत्ति हुई है, और गैस समीकरण की उत्पत्ति हुई है। ठीक है दोस्तों, और इसके अलावा दोस्तों गैस समीकरण की उत्पत्ति हुई है। इसके अलावा दोस्तों इन दोनों समीकरणों को जब हमने मिलाया तो PV इज इक्वल टू nRT, जहां पे मोलर स्थिरांक है। तो दोस्तों ये दोनों गैस के जो समीकरण है मैंने बताया आपको, P इज प्रोपोर्शनल टू 1/v एंड P इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो इसी से दोस्तों इन दोनों को जब हम मिलाते हैं तो ये बन जाता है PV इज इक्वल टू ये बन जाता है दोस्तों आपका PV इज इक्वल टू NT, और दोस्तों यहाँ पे N मोलों की संख्या होती है और ये R जो है वो कांस्टेंट ले लिया जाता है। तो दोस्तों R का मान कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, वो एक मोलर गैस स्थिरांक होता है। इसके बाद में दोस्तों गैसों का विसरण। तो दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि विसरण क्या होता है। विसरण का मतलब होता है दोस्तों, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में जब आपको केमिस्ट्री में गैसेस के बारे में बताया था तो मैंने आपको बताया था कि अकॉर्डिंग टू गैसों की प्रॉपर्टी के अनुसार जब मैंने आपको मैटर का क्लासिफिकेशन बताया था दोस्तों, तो उसमें मैंने बताया था कि अकॉर्डिंग टू फिजिकल प्रॉपर्टीज द मैटर आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो दोस्तों गैसों में क्या होता है, विसरण की प्रवृत्ति होती है, मतलब कि गैसों के अणुओं के बीच में आपसी ससंजक बल का मान शून्य होता है, मतलब कि गैसों के अणुओं के बीच में आपस में बांधे रखने की क्षमता नहीं होती। गैस के अणु जो होते हैं वो स्वतंत्र एबेंडेंटली क्या करते रहते हैं, इधर उधर भागते रहते हैं। तो दोस्तों गैसों में विसरण का गुण पाया जाता है, मतलब जैसे अगर आपने परफ्यूम लगाई तो आपके बाजू वाले को उसकी सुगंध आ जाती है, ठीक उसी प्रकार दोस्तों विसरण का मतलब होता है गैस के अणु जो होते हैं वो घनत्व में अंतर रहने के कारण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध आपस में एक दूसरे से मिलने जुलने की बजाय फैलने लगते हैं, इसे विसरण या डिफ्यूजन कहा जाता है। तो दोस्तों विसरण का मतलब ही होता है गैस का फैलाव। तो व्हाट इज डिफ्यूजन। तो दोस्तों मैं इसकी डेफिनेशन आपको बहुत ही सॉलिड वाली देने वाला हूं, ध्यान से सुनना। गैसेस पार्टिकल्स आर इन कांस्टेंट रैंडम मोशन, यानी कि गैस के अणु जो होते हैं वो अनियमित गति करते रहते हैं। गैसेस पार्टिकल्स टेंड टू अंडरगो डिफ्यूजन, गैस के अणु विस्तृत होते हैं बिकॉज दे हैव काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि उनमें क्या होती है, गतिज ऊर्जा पाई जाती है। डिफ्यूजन इज फास्टर एट हायर टेम्परेचर, मतलब कि गैसों में विसरण का गुण तब अधिक बढ़ जाता है जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है। आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों, गर्मी के दिनों में जब कोई परफ्यूम लगाता है तो बहुत दूर तक खुशबू आती है, लेकिन ठंड के दिनों में ज़्यादा खुशबू नहीं आती है, पास जाना पड़ता है। इसके अलावा दोस्तों बिकॉज द गैस मॉलिक्यूल्स हैव ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी, और दोस्तों गैसों के जो अणु होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा गतिज ऊर्जा पाई जाती है। एंड डिफ्यूजन रिफर्स टू द मूवमेंट ऑफ गैस पार्टिकल्स थ्रू ए स्मॉल होल, और दोस्तों जब गैसों को हम एक जगह पर जमा करते हैं तो गैस के अणु क्या हो जाते हैं, यानी जब हम टेम्परेचर कम करते हैं तो वो गैस के अणु पास पास होने लगते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ग्राहम का गैसीय विसरण का नियम देख लेते हैं। दोस्तों ग्राहम का गैसीय विसरण का जो नियम है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों ग्राहम के गैसीय विसरण के नियम के अनुसार नियत ताप एवं दाब पर गैसों के विसरण की अपेक्षिक गतियां उनके घनत्व और अणुभार के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें दोस्तों, R1 बाय R2, R1 अपान R2 इज इक्वल टू अंडर रूट D2 बाई D1। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि किसी गैस का अपेक्षिक घनत्व जितना ज़्यादा होता है उसके विसरण की दर उतनी ज़्यादा होती है, और उसका अणुभार दोस्तों जितना ज़्यादा होता है उसके विसरण की दर उतनी कम होती है। मतलब घनत्व ज़्यादा होगा तो विसरण की दर भी ज़्यादा होगी, कम होगी, और घनत्व कम होगा तो विसरण की दर ज़्यादा होगी। उसी प्रकार दोस्तों अगर किसी गैस का अणुभार ज़्यादा है तो उसके यानी विसरण की दर कम हो जाएगी, अणुभार कम है तो विसरण की दर बढ़ जाएगी। तो दोस्तों इसको हम एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन गैस जो होता है उसका अणुभार क्या होता है, कम होता है। हाइड्रोजन गैस का अणुभार आपको पता है दोस्तों कितना होता है, 2 होता है, 2 mu होता है। AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट।
जैसे दोस्तों ऑक्सीजन का 16 AMU होता है दोस्तों, एटॉमिक मास यूनिट। ये जो होती है गैस के अणुभार को मापने की इकाई होती है एटॉमिक मास यूनिट। तो दोस्तों और अगर दोस्तों अगर हम हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस दोनों को विस्तृत करें तो हाइड्रोजन गैस ज़्यादा तेजी से विस्तृत होगी क्योंकि उसका अणुभार कम होता है, और ऑक्सीजन गैस का अणुभार ज़्यादा होता है इसलिए वो धीमे धीमे विस्तृत होगी। इसके अलावा दोस्तों जो मैंने सेकंड पॉइंट बोला इसमें कि उनके घनत्वों के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब घनत्व ज़्यादा होगा दोस्तों तो उसका विसरण क्या होगा, कम होगा, और घनत्व कम होगा तो विसरण ज़्यादा होगा। तो इस तरह से दोस्तों मेरा वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। इसके बाद में मैं दोस्तों आपको तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण यानी पीरियोडिक टेबल पढ़ाने वाला हूं। तो अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।